अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि इसी वीडियो में इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ मैं आपको उर्दू हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही इशू आ रहा होता है कि उन्होंने क्लास जो 12 है यानी आईसीएस या एफएससी तक जो पाक स्टडी होती है वो इंग्लिश के बजाय उर्दू में पढ़ी होती है। तो यहाँ पर जाके वो अनफॉर्चुनेटली बड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब टोटली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई है, जो वोकेबलरी होती है ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आपको उर्दू हैंडआउट दिखा देंगे, आप अपनी वोकेबलरी को अच्छा करने के बाद इसको सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं। एज़ यूजुअल वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट जो बोर्ड है उससे रिलेट करती है, और अगर आप यहाँ पर सेल्फ राइटिंग लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 पाक स्टडी 301 का टॉपिक है इसका मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1857 टू 1918। जिस तरह से आप पाक स्टडी के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसने ओवरऑल जितनी भी जो जंग थी उसका जो इंतज़ाम था, जो जंग का जो जितना भी जो कहा था कि जो जंग के ज़िम्मेदार लोग हैं वो मुसलमान हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया था। तो अब ये मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही 1857 की जंग के बाद। तो इसके अंदर क्या हुआ था 1857 में, दिस ईयर 1857 ब्रॉड डिक्लाइन टू द मुस्लिम रॉल इन इंडिया, यानी कि मुसलमानों ने इंडिया के लिए जो कुछ भी किया था, जितनी भी उनकी तालीमात थी, जितनी भी उनकी खिदमात थी, उन्होंने इससे कहा था कि अब इनको डिक्लाइन कर दिया जाए, इसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मुस्लिम्स एंड हिंदूज पार्टिसिपेटेड इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बट द ब्रिटिश हेल्ड ओनली मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेबिलियन। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने मिलकर जो है वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी, यानी ब्रिटिश से अपनी इंडिपेंडेंट का, अपनी जो खिलाफत था, अपना अपना जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो अलग लाने का मंसूबा जो था वो बनाया था। लेकिन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को रिस्पॉन्सिबल किया, मुसलमानों को सिर्फ इसका ज़िम्मेदार ठहराया कि मुसलमान ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाई है, और इनकी वजह से 1857 की जंग जो है वो मार्ज वजूद में आई है। द मुस्लिम्स वर परसिक्यूटेड रेथलेस एंड लेफ्ट द मर्सी ऑफ टाइम। अब मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो गए थे, और मुसलमानों ने इसको वक्त पर छोड़ दिया था कि अब वक्त ही कुछ ना कुछ, वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर होता जाएगा, वक्त के साथ साथ हालात को बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद द पोस्ट वर एरा was a disaster for the Muslim, but some personalities in emerged on the nation scene and played excellent role to guide their people in the क्रिटिकल सिचुएशन। लेकिन वक्त के साथ साथ जो हालात थे वो बदतर होते जा रहे थे, बेहतर होने के बजाय। तो अब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ उठी जिन्होंने जो मुस्लिम कौम है उनको यकजा कर दिया, एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म पर ले आए। उसके अंदर जिस चीज़ का नाम शामिल है ये वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, आमिर अली सैयद हैं। इसके अलावा आगे छोड़ दें, आगे यहाँ से देखें कि सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो मैंने बड़ी डिटेल से आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो करवाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि कुछ प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो पीछे जो हैं वो बयान कर दिए गए हैं, और सम ब्रीफ रेफरेंस और कुछ ना कुछ जो आगे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर नीचे आपको बयान किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी जो पैराग्राफ है, ऊपर वाले पैराग्राफ में से आता कुछ नहीं है, सिर्फ एक से दो एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ओवरऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपना सिस्टम था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपना ओवरऑल सिस्टम, जो जंग का जो जिम्मेदार लोगों को ठहराया था वो मुसलमान थे। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है। बाकी एज अ शॉर्ट ये 3 से 4 पॉइंट्स आ सकते हैं कि डिक्लाइन आफ्टर द 1857 अपराइजिंग। अब मुसलमानों को डिक्लाइन कर दिया गया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद। सर सैयद एंड हिज कोलीग एफर्ट द रिवाइवल। सर सैयद और इनके जो कोलीग थे उन्होंने बेहद कोशिश की थी कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, ताकि मुसलमानों को जितना भी जो उनके दिलों में ये ख्याल है कि नहीं हम शायद वाकई ही गलत है, तो उनको ख़त्म किया जाए। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश। अब मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी गलत फहमियाँ, उसको दूर किया जाए। एजुकेशनल मूवमेंट एज ओकेजन्स ऑफ मॉडर्न नॉलेज एंड इंग्लिश। और मुसलमानों को एजुकेशन सिस्टम से अलहाक किया जाए, यानी मुसलमानों को मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सिखाया जाए। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से आपको करवाया हुआ है, ये भी आप लाजमी तौर पे आके देखें कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वाज द इशू दैट अनअर्थ द हर्टेड एंड एनिमी ऑफ हिंदूज कम्युनिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम। अब जो हिंदी उर्दू तनाज़ा था, कंट्रोवर्सी कहते हैं तनाज़े को, हिंदी उर्दू जो तनाज़ा था ये बहुत
जो है वो यहाँ इसी इसी की वजह से जो हिंदू लोग थे वो मुसलमानों के बेहद ख़िलाफ़ हो चुके थे। फिर फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वाज अ मेथड टू इनकॉर्पोरेट द मुस्लिम इन हिंदुइज्म। इट पॉपुलराइज्ड द एग्रीकल्चर पॉलिटिकल्स एंड द मुस्लिम कुड नॉट एफर्ट बिकॉज दे वर स्टिल रिकवरिंग द पास्ट गैप। अब यहाँ पर इसी पॉइंट पर आकर जो हिंदू कौम थी उसने ज़्यादा तरक्की कर ली थी मुसलमानों की निस्बत, क्योंकि अब यहाँ पर मुसलमान तरक्की करने के बजाय अपने जो पास्ट गैप थे उस पर काम कर रहे थे। जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी गवर्नमेंट के साथ उसको क्लियर कर रहे थे। इन तमाम तर जो पॉइंट्स हैं इनको उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी देख लें एक दफ़ा। जी, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए जो वीडियो है यानी अपनी जो वॉइस है उसको स्टॉप कर देता हूँ और आप यहाँ पर पढ़ने के बाद इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में लिख लिया करें। जी, तो स्टूडेंट्स आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप काइंडली हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर देंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम आपको अपनी जीमेल दे देंगे। अपनी जीमेल का जो पासवर्ड जीमेल का जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा, जीमेल एड्रेस आपको दे दिया जाएगा और आप जीमेल के थ्रू हमसे रब्ता करके अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंग्लिश हैंडआउट्स के अंदर दोबारा से देखते हैं। ओके, अब हमने पढ़ना है इवेंट सिंस द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी अब 20वीं सदी शुरू हो चुकी थी। अब उसके अंदर इवेंट कहते हैं वाक़यात को। उसके अंदर कौन कौन से ऐसे वाक़यात हुए थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे बड़ा वाक़या एज अ एमसीक्यूज पूछा जाता है कि व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन डैश ईयर, कि कब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और किस ईयर में हुई थी। तो 20th सेंचुरी में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और 1905 वो सन है, वो सदी है जिसके अंदर जो बंगाल है उसको तकसीम कर दिया गया था। शिमला डिपुटेशंस का जो मामला है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जाके इसकी तफसील भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी डेट याद रखनी है 1906। आगे जाके इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। यूनाइटेड बंगाल एरिया कवर्ड 1,89,000 स्क्वायर माइल्स विद 80 मिलियन पॉपुलेशन। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास हैंड आउट्स मौजूद हैं तो इसको अंडरलाइन कर लें। और एज अ एमसीक्यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड बंगाल एरिया था उसने कन्वर्टेड जो कवर्ड किया था एरिया वो 1,89,000 स्क्वायर माइल्स था और पॉपुलेशन उसकी उस टाइम 80 मिलियन थी। डॉक्टर अब्दुल हमीद राइट इन हिज बुक, डॉक्टर अब्दुल हमीद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया डैट द पार्टीशन वर इम्पेरेटिव इवन इन द Curzon had no initialite at the ALT. गवर्नर हैड प्रॉब्लम इन लुकिंग आफ्टर द ईस्टर्न एरियाज, यानी कि बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी तरीन जो हिजरत थी मुसलमानों की इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हुई थी और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे। आगे जाके अपकमिंग लेक्चर्स में आप ये भी पढ़ेंगे कि जब ये माइग्रेट कर रहे थे मुसलमान पाकिस्तान की तरफ तो कितने ज़्यादा इश्यूज़ थे और कितने लोगों को हिंदुओं ने बेजा यानी बेवक्त और किसी भी जुर्म के बगैर जो है वो कत्ल कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट्स को थोड़ा देख लेते हैं और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं आता, सिर्फ पहली 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है, आपने उस चीज़ को लाजमी तौर पर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। द मेन रीज़न, लास्ट लाइन है इसकी, द मेन रीज़न ऑफ हिंदू प्रोटेस्ट वॉज डैट दे लेड लूसेंड ग्रिप ओवर द ईस्टर्न पार्ट्स, यानी कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर हो गई तो अब मेन रीज़न ये था कि जो हिंदू पोस्टन थे, जो हिंदुओं के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि अब हमसे जो ग्रिप है कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट्स पर, वो बहुत ज़्यादा लूज होती जा रही है, यानी कि अब हमारा जो सिक्का ईस्टर्न पार्ट्स पर है वहाँ पर चलना बंद होता जा रहा है। फिर उसके बाद पार्टीशन हुई थी 12 दिसंबर 1911 को एनलमेंट की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवॉक द पार्टीशन टू अवॉइड ट्रबल ऑन द विजिट ऑफ द किंग जॉर्ज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने रिवॉक किया पार्टीशन को कि अवॉइड किया जाए। अवॉइड से मुराद के ट्रबल किया जाए, अब मुसीबत आ जाएगी किस पर, तो इसने विजिट किया था किंग जॉर्ज ने। द मुस्लिम वर डिसअपॉइंटेड, अब वहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा मायूस थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से रिस्पॉन्स टू द वायलेंट स्ट्रेटजी ऑफ प्रोटेस्ट अडॉप्टेड बाय द हिंदूज़। और वहाँ पर जो हिंदूज़ जो इस टाइम इकदाम कर रहे थे, यानी उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी था उसकी वजह से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को उस टाइम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, यानी उसको
जो दीनी मदारिस हैं उनको बंद कर दिया गया था। तो वहाँ पर हिंदू जो मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा हिंदुओं की इन कोशिशों की वजह से, इन काविशों और इन साजिशों की वजह से बड़ा परेशान था। हिंदू जो मुसलमान थे वो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए हुए थे। तो यहाँ पर फिर शिमला डेपुटेशंस क्या आया 1906 के अंदर, एक शिमला डेपुटेशन हुआ था, एक शिमला मुआहिदा हुआ था। इनफैक्ट शिमला डेपुटेशन वाज इन लाइन, ये एक लाइन है विद द kind of thinking that was developing among the Muslim during that time. They had certain interest and they must stand up to protect their rights, and unless they do that the objective would not be achieved. शिमला जो डिप्यूटेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पिछली दफ़ा यानी 2020 के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिमला डिप्यूटेशन 1906 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो आपने इसे लाजमी तौर पर अच्छी तरह याद करना है कि जो शिमला डिप्यूटेशन था इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो मुसलमानों के राइट्स हैं ना, जो मुसलमानों के हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएँ। अगर मुसलमानों के हकूक़ उन तक नहीं पहुँच रहे तो इसकी बेसिक वजह क्या है, इसके बारे में ओवरऑल गवर्नमेंट के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन था करनी थी वो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इस शिमला डेपुटेशन के थ्रू ही की जाती थी। फिर उसके बाद क्या था, शिमला डेपुटेशन जो था ऑफ 1906 वो द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटैम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मुस्लिम टू प्रेजेंट देयर डिमांड। यानी ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसके ज़रिए क्या था, मुसलमान अपनी गवर्नमेंट के सामने डिमांड रख सकते थे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू सीक द एक्सेप्टेंस। और ब्रिटिश को, हाँ देखें वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके सामने गवर्नमेंट के सामने मुसलमान जो थे वो अपनी डिमांड रख सकते थे और इनकी जो एक्सेप्टेंस थी, जो इनको कबूलियत जो कबूल करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो भी इसी जो शिमला डिप्यूटेशन है इसी के थ्रू किया जाना था। फिर उसके बाद जो थे मुसलमानों का जो बैकग्राउंड, वही बात है, बैकग्राउंड हमने लेक्चर नंबर 4 में दोबारा पढ़ दिया, यहाँ पर इसने आपको दोबारा रिपीट करके दे दिया है। यहाँ पर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि डिमांड्स क्या थी मुसलमानों की इस सबमिशन के वक्त, दे प्रेजेंटेड सम डिमांड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि डिमांड क्या थी मुसलमानों की। इन व्यू ऑफ दिस सबमिशन दे प्रेजेंटेड सम डिमांड, मुसलमानों ने कुछ ना कुछ डिमांड रखी थी अपनी इनके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। वो देख लें कि रिप्रेजेंटेशन मोर देन देयर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, कि अब इनको जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है इनकी जो अहमियत है वो इनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, यानी इलेक्टोरेट कहते हैं इलेक्शंस को, कि सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मुसलमान चाहते थे कि अब एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी जमात बन जाए जो कि हमारी सरबराह हो और हम इसी के थ्रू गवर्नमेंट के साथ क्या क्या जो कम्युनिकेशन है उनको, अपनी जो बातचीत है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा सके। तो सेपरेट इलेक्शन जो थे समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। फिर रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन का मतलब होता है रखना ऑफ मुस्लिम सीट, मुसलमानों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको भी रखा जाए। सोशल शेयर इन म्यूनिसिपल ऑफ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सेनेट्स एंड सेनेगेट्स। इसका मतलब ये है कि अब मुसलमानों को सेनेट में भी खड़े होने की इजाज़त दी जाए, जो मुसलमान सरबराहान हैं उनको। फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन विक्ट्री एग्जीक्यूशन काउंसिल, मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। इसको अगर उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी देखा जाए तो उर्दू हैंडआउट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको भी जो है वो खुद से याद कर सकते हैं। देखें बंगाल का वकार, ये भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर दिया है, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग पाक स्टडी को बहुत ईजी लेते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाते हैं। तो आप इसे लाजमन तौर पर कंसर्न करें, इसे लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से याद करें। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ये भी आप पूरा ओवरऑल टॉपिक पढ़ लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, डेट्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 70 to 80% पेपर वहीं पर सोल्व हो जाएगा। तो ये अगर आपने पढ़ लिया होगा तो वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर पढ़ लें। मैंने थोड़ी देर के लिए ड्यूरेशन दे दिया है, मैं ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि इनकी अहमियत की वजह से इनकी आबादी से ज़्यादा नुमाइंदगी इनको दी जाए। वही बात है जो मैंने अभी आपको इंग्लिश को पढ़ के उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। अब आगे चलते हैं। ढाका में मुस्लिम लीग की तश्कील 30 दिसंबर 1906। इंग्लिश हैंडआउट्स के अंदर भी इसे देख लेते हैं। उर्दू हैंडआउट्स को स्टॉप कर लें वीडियो को और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इंग्लिश हैंडआउट्स में दोबारा से। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन ढाका 30 दिसंबर 1906। अब 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ था, फॉर्मेशन बना दिया गया था, तश्कील हुआ था मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग ढाका के अंदर। अब टाइम हैड कम टू फॉर्मली ऑर्गेनाइज द मुस्लिम आफ्टर द सक्सेस ऑफ द शिमला डेपुटेशन। द मुस्लिम लीडर डिजायर टू क्रिएट अ परमानेंट पॉलिटिकल फॉर्म।
अब मुस्लिम लीडर क्या चाहते थे? मुस्लिम लीडर ये चाहते थे कि जो हमें पॉलिटिकल परमानेंट फॉर्म है, यानी कि एक ऐसी जमात परमानेंटली तौर पर बना दी जाए जो कि हिंदुओं के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको बताया और दिखाया जा सके। फिर उसके बाद यहाँ से देखें, इन कराची के सेक्शन के अंदर दिसंबर 1907 यानी 1907 इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड एंड इन मार्च 1908 एट अलीगढ़ आगा खान वॉज फॉर्मली इलेक्टेड इट्स प्रेजिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आगा खान जो थे वो फॉर्मली प्रेसिडेंट बने थे 30 दिसंबर 1906 को ढाका के पॉइंट पर फॉर्मेशन जब मुस्लिम लीग हुआ था उस वक्त पर। फिर लंदन ब्रांच मई 1908 को तामीर की गई थी। ये भी एमसीक्यूज आता होता है क्विज़ के अंदर, तो इसके बारे में भी बात कर लें। अब ढाका क्या था कि अब जस्टिस जो आमिर अली सैयद था ऑर्गेनाइज अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग। जो जस्टिस आमिर अली सैयद था उसने ऑर्गेनाइज किया था मुस्लिम लीग की एक ब्रांच को लंदन में एंड रिस्पॉन्डेड इफेक्टिवली टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्स्पायरेसीज ऑफ द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। गोल्स क्या थे इनके? गोल्स को आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। वही बात है कि अब मुसलमानों के हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, तो हर जगह जहाँ पर भी बात होती थी पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, मेजर सिस्टम के हवाले से, तो वो एजुकेशन थी या राइट्स थे कि आप मुसलमानों को इनके हकूक़ दे दें जो ये डिज़र्व करते हैं। कॉपरेशन विद अदर कम्युनिटीज़ विद प्री जस्टिस टू द अबव गोल। अबव गोल कौन से हैं जो मैंने आपको अभी पहले दोबारा बता दिए हैं। फिर फॉरेस्टिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम टुवर्ड द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि अब आप क्या करें, अब आप लॉयल्टी दे दें। लॉयल्टी का मतलब होता है कि वफादारी करें आप जो मुसलमानों के साथ गवर्नमेंट ने वायदा किया हुआ है उसके साथ। फिर चेंज कर दिया था गोल मुस्लिम लीग ने। क्यों चेंज किया था? अब वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन कीपिंग इन व्यू ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन इन इंडिया। ये पॉइंट देख लें, बाकी ऊपर से आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं उर्दू हैंडआउट्स के अंदर ये भी आपको दिखा दूंगा कि अब क्या हुआ था। अब लोगों ने, अब उन्होंने अपना सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि अब पहले वो ये चाह रहे थे कि एक ऐसी जमात बन जाए जो कि सिर्फ कम्युनिकेट कर सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमें अब भी राइट्स नहीं मिल रहे हमारे, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो तहरीरी तौर पर साइन कर देती है कि ठीक है हम आपको आपके जो हकूक़ हैं, आपके राइट्स हैं वो दे देंगे, लेकिन नहीं दिए जा रहे। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि अब हमें जो गोल है उसको चेंज कर दिया जाए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पस है उसे चेंज करने के बजाय अब हम अपनी खुद गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, अपनी खुद जो एक रियासत है वो चाहते हैं। फिर गुड रिलेशन विद अदर कम्युनिटीज़, और हम दूसरों कम्युनिटीज़ के साथ, दूसरे ममालिक के साथ गुड कॉपरेशन चाहते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। फिर लखनऊ पैक्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करें। और जो रोल ऑफ कायदे आज़म है, अगर ओवरऑल समराइज़ किया जाए इस पूरे लेक्चर को, तो ये आखिरी 2 से 3 पॉइंट जो लखनऊ पैक्ट है और रोल ऑफ कायदे आज़म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लाजमी तौर पे आपने याद कर लेनी है, लाजमी इसको आपने उर्दू हैंडआउट्स के अंदर से भी पढ़ लेना है। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद वो भी हैंडआउट दिखा दूंगा। देखें, द लखनऊ पैक्ट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनविजगेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन दिसंबर 1915। वही बात के अगर जो दिसंबर 1915 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इत्तेहाद करना था, यानी हिंदू और मुस्लिम को एक पेज पर लेकर आना था। लेकिन क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस मेट सेपरेटली इन मुंबई। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी वो सेपरेट थी मुंबई के अंदर। बोथ द पार्टी सेटअप कमेटी फॉर मेक अ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन कंसल्टेशंस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। फिर रोल ऑफ कायदे आज़म क्या था? रोल ऑफ कायदे आज़म ये था कि ये पॉइंट्स आप याद कर लें। 1/3 सीट फॉर द मुस्लिम इन द एम्पेरिकल लेजिस्लेचर काउंसिल, सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन, रैंक ऑफ द आर्मी फॉर इंडियंस, एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल्स और वेटेज टू द माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। माइनॉरिटीज़ कहते हैं कि अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत की जाए। उसने मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे। इसी वजह से यहाँ पर ये बात की गई थी कि जो आपकी कंट्री में, यानी जो भारत में जो लोग हैं मुसलमान अक़लियत में हैं, उनके हकूक़ की हिफाजत की जाए। थोड़ा सा लेक्चर लंबा था इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन भी लंबा हो गया है। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको आने वाले हर जो लेक्चर है उसकी समझ आ सके। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। गेन फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुसलमानों ने क्या गेन किया? सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि अब इनकी काविशों से सेपरेट इलेक्टोरेट होना शुरू हो गए। जो आगे थे इलेक्शंस थे वो सेपरेट हुए मुसलमानों के। 1/3 सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल की जो पार्टी थी जो वहाँ पर क्या था, अब इनके लिए 1/3 सीट रखी गई थी। फिर इसके अलावा अनऑफिशियल बिल हुआ था, इट अपोज्ड बाय द 3/4 मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, इट विल नॉट बी पास्ड। यानी सिर्फ ये तहरीरी तौर पर हुआ था लेकिन ये पास नहीं किया गया था। फिर 20 अगस्त 1917 की अनाउंसमेंट के मुताबिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी उसके जो पॉइंट है वो देख लें। ये भी आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन
के अंदर ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इन कमीशन रैंक। यानी कि अब वो कह रहा था कि अब आप जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अपनी बनाएंगे, जो अपनी एक ऐसी जमात बनाएंगे जो कि हुक्मरानी करे मुसलमानों पर, वो क्या होनी चाहिए, वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, यानी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ़ हो, और इसके अलावा ग्रेटर एसोसिएशन हो ऑल ब्रांचेस ऑफ इंडिया पर, यानी उस वो एसोसिएट करके रहे, यानी दूसरे जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर रहनी चाहिए, उनसे अलहदा नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन है, कंक्लूजन को छोड़ दें। अगर इसको समराइज़ किया जाए तो रोल ऑफ कायद-ए-आज़म एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ पैक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो गेन किया था मुसलमानों ने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, यानी ये कब गेन किया था उन्होंने, 1916 के बाद गेन किया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी तौर पर देख लें। उर्दू हैंडआउट्स के अंदर मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर उर्दू हैंडआउट्स को पढ़ सकते हैं। ये देख लें, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हैंडआउट्स जो है वो चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इस चैनल पर CS 101 जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, MGT 101, पाक स्टडी 301 के ओवरऑल लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो पाक स्टडी के ओवरऑल इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर हैं वो भी मेरे पास पढ़े हुए हैं। इंशाल्लाह एट दैट टाइम मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा ताकि आपको जो है वो परेशानी ना हो। ओवरऑल जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो 80 to 90% जो होता है वो पास्ट पेपर से पेपर आ जाता होता है, तो मैं अपने इस चैनल पर वो भी आपको अपलोड कर दूंगा एट दैट टाइम, जब आपका टाइम होगा। फ़िलहाल आप लेक्चर्स को समझें, इसके अलावा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं कहाँ से पेपर आएगा कहाँ से नहीं आएगा। ओवरऑल पेपर ईजी आता होता है। पेपर अगर आप पास देखेंगे और अगर आप लेक्चर ओवरऑल अच्छी तरह ले लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 5 था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।